मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो लपेटे में नेताजी में लगातार आप उनको देख रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, सलेश लोढ़ा जी का शो आता है, उसमें सर्वाधिक एपिसोड जिन्होंने किया उनका नाम है डॉक्टर अनिल अग्रवंशी जी। हरियाणा हास्य को लेकर जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर हुए हैं। कानपुर में वैसे भी पहले भी एक दो बार आ चुके हैं, लेकिन मेरे निवेदन पर बहुत बिजी रहते हैं, यहाँ कानपुर आए हुए हैं। 4 पंक्तियों सुनने में आवाज देना चाहता हूं और आप लोग हाथ उठा के ताली बजा के उन्हें बुलाइएगा कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियां डॉक्टर अनिल अग्रवंशी। पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। रंजन भाई सुनना। क्या सुनना, एक आदमी ने ताली नहीं बजाई। अरे इसका ये ठीक करिए। ठीक है, कुछ भी कर, मतलब कर, मैं खाली बैठा यार, कुछ भी कर दे चाहे। जीवा भाई सामने आओ। अनिल हेलो हेलो, प्रणाम करता हूं अम्मा जी आपको। मैं यूं तो दिल्ली में और देश में बहुत कार्यक्रम किए, वास्तव में ही हेमंत भाई आपको बधाई देता हूं भैया। सब मेरे को इतनी तारीफ की बंटी भैया की और अम्मा जी की उन्होंने, उससे ज्यादा मैंने कहीं आपको पाया। आपने जितने मन से पूरा कार्यक्रम सुना, चाहे वो गीत था, गजल था, वीर रस की कविताएं थी, मैं प्रणाम करता हूं कि आपने बेहतरीन। और बंटी भाई चले गए, वरना और अभी जज साहब बैठे हुए हैं। घटाई को घटाई इसका, हाँ अरे को घटा दे हमारी यहाँ। मेरा परिचय दिया, देश के कोने कोने में गया। ये एक नंबर के झूठे हैं ये कवि। मैं आज तक कोने में नहीं गया बाबूजी, पहले तो ये बता रहा हूँ। ये कवि झूठ बोलते हैं एक दूसरे की तारीफ करने के लिए। अनिल अग्रवंशी हमारे एक निवेदन पर आ गए, कोई निवेदन पे नहीं आया मैं। 1100 रुपए मिले जब आया हूँ। ये मतलब हम कवि लोग पता नहीं क्या, ये एक नंबर का झूठा। ये बैठा, ये गौरव वीर रस की कविता सुना रहा था। इसको वीर रस मैंने सिखाया इसको वीर रस। पहले इतना बुरा वीर रस पढ़ता था, मैंने समझाया इसको। ये एक ही लाइन पढ़ता था वीर रस की, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई। नहीं माना भाई साहब, यही वाली पंक्ति, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। इसकी लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सुबह से उल्टा पहना हुआ है तूने। एक बार मिलकर तालियां बजाओ, करते हैं। थोड़ा सा घटा दे बेटा कि सत्ता को संभाल, क्योंकि टाइम मेरे पास 10-12 मिनट का है। मैं चाहता हूं आपके सामने प्रस्तुति रखूं और हमारी बहनें बैठी हैं, सब लोग, तमाम लोग बैठे हैं, नमन करता हूं। वो धीरू भाई अंबानी कहां गए? ये बैठे सामने। आप वो धीरू अंबानी, मैं इन्हें नमस्ते करे जा रहा हूं 1 घंटे से। भाई साहब वो नमस्ते वापिस दे इनको सारी की सारी। हाँ। और गुंजन जी कहाँ बैठे हैं? ये गुंजन ये है, खड़े अच्छा, हो जाओ। आप हो गया गुंजन जी? नहीं आप तो लग भी रहे गुंजन जी, वो तो आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मस्त लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां कहता हूं, जीवन में सबसे जरूरी है हम बिना बात। गुंजन भाई आज क्या दिन है? मोबाइल रख दो ना, क्या करोगे इसका? कोरोना का दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में बहन जी। जज साहब क्या दिन नहीं देखे, वही लुगाई देखी 2 साल तक। देवेंद्र भैया हंसी आ रही ज्यादा। काम वाली आती नहीं थी, प्रदीप लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया, मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। पर तू कौन है इतनी खतरनाक? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। बाबूजी इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा। और इतनी बढ़िया बात करी महिलाओं की, इन्होंने अभी आई महिलाओं के लिए बता रही थी। मैं बता रहा हूं महिलाओं का कोई वो नहीं। अब ये देखो सब लोग बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। बहन जी आपको भी नमन करता हूं। हमारे पुरुषों के मन में खोट है सर। मैं 7वीं मंजिल पे रहता हूं, नीचे 1:30 बजे हल्ला शोर मच गया। मैं अपनी सोसाइटी में नीचे आया, 20 लोग इकट्ठे हो गए। बोले अनिल भाई तुम आ गए, अच्छा हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? बोला पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया। मैं पानी की टंकी में? बोला हाँ। मैं वापस गया, मेरी वाइफ की भी आंख खुल गई। बोली क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। हम लोगों के मन में खोट है भाई साहब। तालियां बजा रहे हो, थोड़ी बिना बात टेंशन में, कोई लेना देना नहीं। अनिल भैया जज साहब देखो कितना हंस रहा है। कौन? जज साहब? जज साहब का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे हरियाणा के अंदर एक बोला यार मेरे दादाजी को ना 3 महीने पहले पता चल गया था कि उस तारीख को मरेंगे। मैं अच्छा, इसका मतलब तेरे दादाजी बहुत ज्यादा विद्वान थे, बहुत ज्यादा साधु प्रवृत्ति के थे, गुणवान थे। बोले नहीं यार जज ने बताई थी। मतलब जज लिख देता ना 3 महीने पहले फांसी की सजा। तो एक बार जज साहब के लिए तालियां बजा दो जरा जोरदार। कोई मुकाबला नहीं हमारे हरियाणा का, सारे मस्त रहते हमारे। हाँ वो एक हरियाणा का चौधरी चला गया, समुद्र के किनारे पड़ा वहां पर, अपना धूप सेक रहा है, अपने बैठा हुआ सन बात ले रहा है। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने उस हरियाणा के ताऊ से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? बोला नाजी राम सिंह।
चला गया, अगला दूसरा अंग्रेज आ गया, बोला आर यू रिलैक्सिंग, बोला बताई तो थी राम सिंह। 3 अंग्रेज गए, तीनों ने पूछा, उन्होंने बता दिया अपना नाम। उन्होंने कहा यार तो परेशान कर रहे हैं। वो दूसरे घाट पे चला गया, वहां एक अंग्रेज पहले से लेटा हुआ था। उस ताऊ ने उस अंग्रेज से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग, बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने एक कान पर दिया, बोले साले तू यहाँ पड़ा, लोग तेरे को वहां ढूंढ रहे हैं। तो कोई मुकाबला नहीं हमारे हरियाणा का, सब मस्त है हमारे यहाँ, सब मस्त रहते हैं। अच्छा वो एक और बुड्ढा चढ़ गया पहाड़ पे हरियाणा का, उसने सोचा यार पता जीवन बीत गया यार, अब क्या करना यार जी के यार, अब जाओ भगवान की तपस्या करो। ऊपर पर्वत पे चढ़ गया भाई साहब, 70 साल का बुड्ढा ताऊ हमारा चौधरी हरियाणा का, बोला भगवान का नाम लूंगा। जैसे ही बैठा तपस्या पे, उसके पता नहीं क्या मन में आई, बोला तू तपस्या पे बैठ रहे, एक काम कर इससे पहले थोड़ी बीड़ी पी ले। भाई साहब जेब में से बंडल निकाला, बीड़ी मुंह पे लगाई, माचिस भूल गया। अब माचिस लाए कौन इतनी नीचे से, तो वापस बीड़ी का बंडल जेब में, बोला छोड़ो यार भगवान का नाम लो। 5 साल भगवान की तपस्या करी, 5 साल बाद शंकर भगवान प्रकट होया, बोला मांग बच्चा क्या मांगता है, बोला भगवान माचिस दे दे। तालियां हाथ खड़े करके बजा दो एक बार साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। ये मस्ती चाहिए जाओ कि सत्ता को संभालते ही ये हमारे पार्षद हैं देवेंद्र द्विवेदी, यही है पार्षद हैं। हाँ पार्षद हैं भाई सही बताऊं, पार्षद इतने प्यार से मेरी लुगाई ने भी फूल नहीं दिया आज तक। बगल में भाभी बैठी है। हाँ भाभी जी, हाँ। पार्षद पति, पार्षद पति। अच्छा पार्षद आप हो, ये खामखा के नंबर बना रहे हैं। बजा दो ताली एक बार कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। रेखा जी दिल्ली में सीएम बनी, 10-12 मिनट आपके बीच में रहूंगा, लेकिन चाहता हूं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाऊं। रेखा जी दिल्ली में सीएम बनी, नई बात बता रहा हूं, मस्ती की भरपूर तालियां चाहिए। पूरा देश खुश हुआ। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई, बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा, गलत ऐलान करा था, सारे खा रहे हैं पीछे। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी जापान से। सर कितना? 2 लाख करोड़ का। बदले में दे के आए गीता माता। 50 साल का लोन है निगम पार्षद साहब, 50 साल का लोन है। 2 लाख का करोड़ का लोन लाए, 50 साल तक का है, और बदले में दे के आए गीता माता। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता जी को खोलकर देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और के। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब इस कोड रोमियो याद करना, उत्तर प्रदेश की धरती पे खड़ा हूं योगी जी के लिए, भरपूर तालियां चाहिए। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ, जिंदाबाद। वाह अनिल भैया कमाल है यार, वाह। वो महिला की बात कर रही थी, महिला ये महिला वो, हमें सब पता है महिला ये महिला वो। ये विधायक जी पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूँ, हंसी से बड़ी नियामत इस दुनिया में कोई नहीं है। हंसी से बड़ी, सुनो मैडम, मोहब्बत हम भी कर सकते हैं, पर एक मुश्किल आ जाती है, मैं बताता हूँ। वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है। मोहब्बत का अखबार, क्या बात है भैया, लव लेटर। हाँ देखो, प्रयोग देखना, प्रयोग पहुँच जाए तो मुझे बताना कि वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। वाह 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 वाह। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं,
आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं अध्यक्ष, इधर देख उधर कुछ नहीं है। लेकिन वो बंदे आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, लेकिन वो बंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। चलिए मेरा टाइम हो रहा है, मैं फिर कभी। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, मस्ती लेना। चारों को खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो उधर बैठा है, जोर से चिल्लाया। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया। देखो आई क्यों ऊंचा करना, मस्ती लेना, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा। तो वो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्होंने वो बाइबल मंगाई, गॉड से मी एंड ऑल, वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली, गॉड ने बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। अब गुरु हिंदू, देखो मौज के मूड में आ जाओ। हाँ, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अब देखो आई क्यों ऊंचा करके बताना मुझे, पीछे तक ताली देके। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में पहुंच जाए आप तक तो पूरा सदन तालियों से गड़गड़ाना। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। 1 मिनट। पूरी दुनिया जब भगवान ने बना ली तो सोचा जीवों को नाम और काम बांटा जाए। इधर भगवान बैठे, इधर जीव खड़े। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोले हैं जी। भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, किसी से कुछ कहना नहीं, और 24 घंटे काम करना है। तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत भी करना नहीं, 24 घंटे का काम, मेरे बस का रोग नहीं है, मुझे तो मेरी तो आधी कर दो। बोले ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, सुन भाई। बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, धरती के आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना, मेरे बस का भी रोग नहीं है, मेरी भी आदि कर दो। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया। बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे, खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भाग दौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। बोले ठीक, एक रह गया। भगवान ने कहा सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। बोले इधर आओ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, एग लेग पैर
बैग, डांस बार, बियर बार, जा मस्ती कर, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है। बोला क्यों? बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। उम्र ज्यादा दो। भगवान बोले उम्र खत्म है। झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो भगवान ने कहा देख झगड़े मत, उम्र तो खत्म है, हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। चेयरमैन साहब 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर साला रात दिन गधे की तरह लगा रहता। बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती। जो कुछ रूखा सूखा बना के देती है खाता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर दोस्तों आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी तालियों से मुझे विदा करना, सब आपको बधाई, एक एक का नाम कहाँ तक लूँ कि यह आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। यह आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही जन्म में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बुला लो आप दोनों लोग, दोनों हाथ उठाइए। अखिलेश द्विवेदी। न तो महापौर के पास वक्त है हमको बर्दाश्त करने का, हमारे पास भी वक्त नहीं है बिना मतलब आपका समय हत्या करने का। मैंने आप सुनाया, आपको सुनना है। अगर आप लोग आपके लिए तो बैठे 5-7 मिनट आपके पास हो, अब मजा आएगा। तब हम कुछ कहें, नहीं तो कोई जरूरी थोड़े, हम अपना काम कर चुके हैं, जाहे के लिए आए थे वो मिल चुका है। मैं यही कह रहा हूं कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। देखिए ये इस लड़के, इन्होंने हरियाणा वाले ने कल्पना बताया कि जब मैं इतने क्लास में पढ़ता था, ये सब कल्पना की चीज है, ओरिजिनल पोएट मैं आपके सामने खड़ा हूं। मगर अब मुसीबत यह है कि आप भाजपा की नगर महापौर हैं, तो भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने का मन है। अरे देखिए मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, सुना दो। मैं कोई वीर रस का कवि थोड़ी हूँ कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब, यहाँ जगह कम है का? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। मैं सारी अपनी भूमिका, मैं आधा घंटा नाटक करता हूं तब पढ़ता हूं, लेकिन आपके पास समय नहीं है। मैं सारी अपनी भूमिका को खत्म करता हूं और सिर्फ आपके पास ओरिजिनल पोइट्री की एक बहुत एकदम प्राचीनतम या नवीनतम रचना पढ़ना चाहता। दादा ये श्रृंगार वाली भी तो पढ़ रही थी लड़कियां, क्या भाई साहब श्रृंगार की कवियन से हमार जान बच गया।
ये श्रृंगार का कवि आके पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर निगम का गोदाम हो गया है क्या? बाप रे बाप, मैं देखा आपने बम बचा के रखा था। मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग ऐसे अखिलेश द्विवेदी को सुन लीजिए। कसम भगवान की, हम अच्छी और गंदी पंक्तियां पढ़ने के लिए पूरे देश में कुख्यात हैं। आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए, मैं यहां से चालू होता हूं। हाँ। और ये सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? अब आपको बता दें, जिस नारी ने 38 साल से मेरा जीना हराम कर दिया है, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। मैं आपको बताऊं, अभी 4-5 महीने पहले मेरी पत्नी रिटायर हो गई। नौकरी में थी, रिटायर हो गई। अब अफसर थी, हम कुछ नहीं थे। और जब अब रिटायर होने के बाद महापौर जी, उसने अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाया तो 15-20 ठो औरतें आ गई और 10-5 ठो पुरुष भी आ गए, जिनको मैं फूटी आंख नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन आ गए क्योंकि जन्मदिन मेरी पत्नी का था और उसने बुलाया था और कुछ उसको भेंट भी लेकर आए। तो बाद में हमको भी लोगों ने पकड़ लिया मैडम और कहा कि चलिए आप भी कुछ भेंट दीजिए। तो मैंने अपने पत्नी के सामने खड़े होकर, सबके सामने मैंने अपने पत्नी से कहा कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा। तो उसने कहा आपन दिल अपने पास रख, निकाल देगा तो मर जाएगा। अगर बहुत देना चाहता है तो चल तनिष्क शोरूम पर। और वहां जाने की हमारी औकात नहीं थी, इसलिए मेरी पट नहीं रही अपने पत्नी से। और आपको बता दें, पत्नियों के प्रति दूर से निष्ठा रखता हूं, नारियों के प्रति बहुत सम्मान नहीं रखता, क्योंकि 3-4 महीने पहले मेरा एक दोस्त गुजर गया बाबूजी। तो मैं 3-4 दिन बाद अपने पत्नी के साथ उसके यहाँ मुकाम देने चला गया। तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तो मेरे दोस्त की बेवा ने कहा, कुछ नहीं बहन जी, सुबेरे उठे थे, 1 कप चाय पिए, बाथरूम चले गए, जब बाथरूम से घूम कर आए तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दे। मैंने कहा, भाग्यवान ये तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा, चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। स्वामी हो जाए, स्वामी वाला। तो ये है, बताएं आप, सुनिए, देखिए अब यहां से कविता सुना रहा हूं। एक जिला स्तरीय नेता थे, उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया और उसके प्रचारार्थ वो रायबरेली चले गए जी। अब सुनना ये। तो रायबरेली में उनको एक द्विवेदी ने एक कंटाप खींच कर मारा और द्विवेदी ये कर सकता था और किसी के बस की बात नहीं थी। तो दूसरे दिन अखबार में छपा मैडम कि रायबरेली में स्वामी को कंटाप, और ये शब्द हमने पकड़ लिया। तो देखिए ओरिजिनल पोएट्री का यह क्लासिकल टच में हाथ से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है भाई अमित जी। प्रतीक। हाँ, मेरे पहले 1-2 ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती, फिर भी मैं यह अपाहिज जख्मी हालत में यह ओरिजिनल पोएट्री क्लासिकल टच में पढ़ा। हाँ दादा सुनिए। कि कैसा लगा
कंटा कैसा लगा कंटा स्वामी, कैसा लगा कंटा। ये क्लासिकल है। राया बरेली में मापा धानी सा, मापा धानी सा, मापा धानी सा। इसको क्लासिकल कहते हैं। अभी कहते हैं रायबरेली ना आपको सुनने में मजा आया कि ना हमको कहने में मजा, मगर जब क्लासिकल में कि राया बरेली में जो पाए बिना भाव के आप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। गला दर्द हो रहा हंसते हंसते। अच्छा, मारने वालों में दो मित्र थे, एक पंडित था, एक अहीर था। और यह सार्वभौमिक सत्य अखिलेश यादव लाख कोशिश कर लें, पंडितों को अहीरों से दूर करने का नहीं कर सकते। क्यों? यह इस सत्य की, शाश्वत सत्य का प्रमाण है कि भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती थी। तब पढ़ता हूं कि पंडित और अहीर सा सा रे रे गा गा मामा पापा धा धा नी नी सा सा। पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहिया मोड़ी, पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहिया मोड़ी। आरत स्वर में मुंह से बोले, अरे बाप रे बाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। आप बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट में एक दृश्य दिखलाना चाह रहा हूं। कविता में एक होती है प्रासन विधि। प्रासन विधि मतलब नाट्य रूपांतर। कितनी महिलाएं यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं, कितनी महिलाएं ये बात जानती है कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान में आज भी जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए कितनी महिलाएं ये बात जानती हैं। अच्छा, कितने पुरुष ये बात जानते हैं कि आज जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? एक बार हाथ उठा के बताइए भाई साहब। अरे सब यहाँ ये परंपरा चालू है। ये जितनी महिलाएं यहां पर बैठी हैं सब अपना बायां हाथ ऊपर करें। हाँ, अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो। आप देखो, ताली बजेगी पर ये भारतीय महिलाएं ये नहीं बजाएंगी। अब मैं सारे पुरुषों को एक तरीका बताता हूं। अपना दायां हाथ ऊपर करो। देखो कितने दुखी दुखी आदमी बैठे हुए। अंकल जी, आपकी वाली तो अच्छा है भी। अच्छा, सारे पुरुष अपना दायां हाथ ऊपर करो। और ना बस आज का खाना करवा रखा है विवेक जी ने, बाकी दिन का वही पका के खिलाएगी। तो पत्नी की तो शक्ल देखनी नहीं है, इसमें शक्ल देखनी है उस बिचौलिए की जिसने शादी करवाई थी। तालियां एक बार जोरदार और बजा मार मार के थप्पड़ उसका मुंह सुझा दो, आहा। जिसकी वजह से आपके जीवन में इतनी दिक्कत हो रही है। मैं बस सच बतला दूं। एक वो जो हरी शर्ट में भाई साहब बैठे हुए हैं कोने में, हरी शर्ट में भाई साहब, आप यहाँ के बैठ जाइए थोड़ा सा आगे। नहीं, वो क्या है, लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा है भाई साहब। और आप तो इतने व्यक्ति विशेष हो, आपका पता ही नहीं चलता होगा जब रोड पे आप आते हो कि क्या आप आ रहे हो या जा रहे हो। और इसमें शर्मिंदा वाली कोई बात नहीं है। किसी भी पुरुष के सर पर दो ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे अलीगढ़ ने हाथ फेर रखा हो।
आइए, हाँ जी। ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए था। हाँ, हाँ। अब आप सुनने के मूड में हैं, मैं सुनाने के मूड में हूं। बस आपसे एक छोटा सा वचन लेता हूं। ये इसलिए जरूरी है, वचन भी मैं बतला दूं आपसे। हालांकि मैं वचन लेता नहीं, मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि जब तक मैं इस लड़की को विदा ना कर दूं, आप प्लीज कहीं पे जाइएगा मत, यहीं पे बैठे रहिएगा, और जिसका भी सम्मान होना हो इसके बात कर दीजिएगा। तो मैं पूछ रहा था कि आज भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में आज भी जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा उसे गोद में उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है। अब यहां से मैं दृश्य शुरू कर रहा हूं कि लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुने, लड़की का वजन 150 किलो। ये मंच पे घूर घूर के दीपाली की तरफ क्यों देख रहे हैं कई लोग जो? हाँ दीपाली, तुम तो 150 में 250 ग्राम कम हो ना। हाँ, तो लड़की की भाई साहब विदाई का समय चल रहा है रघुराज जी। इसे बोलते हैं प्रहसन विधि, कविता में बोलते हैं नाट्य रूपांतर, उसे प्रहसन बोलते हैं। मैं उसे ही सुनाने की आपके बीच में कर रहा हूं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, मैं आपके बीच में सुना। तो लड़की का वजन 150 किलो। अब पंडित जी ने बोला जजमान लड़की को लेके जाओ। अब लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं है, तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो वहां पे 2 लोग खड़े थे। इस तरफ तो विवेक जी खड़े थे और विवेक जी अपने किसी दोस्त का नाम बता दो। अखिलेश तोमर जी यहां खड़े थे, भाई साहब नमस्कार जी। और विवेक जी यहां पे खड़े थे, विवेक जी अपने। तो लड़की के बाप ने पहले अखिलेश जी से बोला भाई साहब बैठ जाइए। भाई साहब इस व्यक्ति को कोई परवाह नहीं है, इसे कोई टिकट दो या ना दो, अपनी कुर्सी अपने साथ लेके चलता है इंसान। मैं सच बता, वाह, इनका दिया कोई नहीं बुझा सकता। बस, पर इन लोगों ने मेरा दिया बुझा दिया और वहां दिया जलाने के लिए बोल दिया इन्होंने। तो लड़की के बाप ने जैसे ही बोला, अब कोई था तो नहीं ना वहां पे। अब यहाँ पे अखिलेश जी थे, ये वाले अखिलेश जी खड़े हो जाइए, एक बार पब्लिक देख लेगी आपको। यही तो है। अच्छा आप हो अखिलेश जी? तो अखिलेश जी यहाँ पे खड़े थे ये, और विवेक जी एक बार आप खड़े हो जाओ, महिलाएं भी देख लेंगे। विवेक जी यहाँ खड़े थे। तो लड़की के बाप ने पहले अखिलेश जी से बोला बेटे अखिलेश, बेटे उठा दे जरा, बस थोड़ी सी दूर की बात है। अब अखिलेश जी तो बचपन से उस लड़की के संग स्टापुर खेलते आ रहे हैं। अखिलेश जी को तो पता था जब वो स्टापुर पे कूदती थी तो स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी भाई साहब। तो जैसे ही अखिलेश से बोला बेटे अखिलेश उठाइए, तो अखिलेश एकदम से हैं, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर बोल रहा है जरा सा झुकूंगा पथरी। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, विवेक बेटे उठा दिए जरा। तो विवेक भाई 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। जैसे बोला बेटा विवेक उठाइए, तो विवेक मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा। अब ऐसे में भाई साहब पीछे एक 40 किलो का लड़का खड़ा, अपने ईशान जैसा, उसे पता ही नहीं है यहां पे क्या बात हो रही है। पीछे सबसे कह रहा है बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो पीछे बलजीत जी भी खड़ी थी। बलजीत जी ने ईशान को बोला यहां नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब ईशान भाई कहते हुए बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। कहते कहते लड़की के बाप तक आ गया, और लड़की के बाप से जैसे बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला जा छुटकी को लेके जा। तो विवेक जी जब तक ईशान ने वो लड़की नहीं देखी थी, इसकी सांसें ठीक चल रही थी, इसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, और इसका बीपी नॉर्मल था। जैसे ही इसने लड़की को देखा, इसके शरीर में जो हलचल हुई, अगर वो पसंद आ जाए तो ताली बजा देना। कहा है अंकल जी? यहां पे
क्या करना है अंकल जी? हैं? उठानी है? अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा और ये छुटकी ना है, ये तो बुटकी है। पर सबने बोली नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो इसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर ये लड़का, ये जो येलो टी शर्ट में आगे बैठा है, ये लड़का आगे आया और इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 3, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। यह लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोद से उतर कर मम्मी कहती वापसी आ गई। लड़की का बाबा ले लेके आ कर, लेके आ मतलब ये इस गेट तक तो लेके आ गया था, बस अब ज्यादा नहीं। कह रहा दोबारा से उठा। इसने दोबारा से उठाने की कोशिश की पर नहीं उठ रही। तो हमारे राज्य मंत्री साहब आए, रघुराज जी, और रघुराज जी ने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओ, 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 जीत जाएंगे हम। ईशान की आवाज। इन्होंने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। ईशान, जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पे पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोली देख, ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को ये बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा। ओहो, इमोशनल मोमेंट कर। हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सी बच्ची सुनकर तो ईशान की खून सूख गया इसका सारा। कह रहा कौन सी बच्ची? फूल सी। कह रहा साले तेरा ये फूल है ना, शमशान घाट में छाती पर लौटेगा मेरे। थोड़ा आगे बढ़ा तो भाई साहब जहां पे ईशान खड़ा था वहीं पे इसकी पत्नी और इसका लड़का खड़े। तो पत्नी कह रही आज न बचे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये क्षत्रिय समाज वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। बोला चल ताली बजा दिया, बता रो क्यों रही है? कह रही रोऊं ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। रोना की है। ऐसे में भी इसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को रघुराज जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो युवा नेता मोर्चा का नेता बना देंगे उसे। भाई साहब आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ इससे भी 2 किलो कम, 38 किलो की। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा विदाई में, तो जमीन पे लेट के ईशान के दोनों पैर पकड़ लिए और बोली मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैंने बेटी अपने हाथों से पाली है, इसे ऐसे नहीं जान दे सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। ईशान बोला छोड़ दे। बोली मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी।
बुआ साइड में खड़ी होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। यो बोला जी महामृत्युंजय का जा पता हो तो पढ़ दो एक बार। अब इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है, ये बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के। अब लड़की की दादी को पकड़ के लाए, लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह रहा भैया यो क्या कर, कह रहा भैया बुजुर्ग हो रहता सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना किया स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब ये सीधा लड़की को लेके बोला पहुंचा डोली वाली कार तक, उससे बोला ड्राइवर से बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। ये किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, उसके ड्राइवर से बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला अंकल जी, अरे बोल, वो मजाक कर रहा था वही गाड़ी है। इसने लड़की को जैसी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल, करे निकाल मतलब अंकल जी तो ठूसी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की निकाली गई और विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है, अभी तो गली अलीगढ़ का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात जो आज क्षत्रिय समाज से मैं विनोद पाल कह के जा रहा हूं, बस इस एक बात पे अमल कीजिएगा कि भारत से एक गलती क्या हुई, हमसे एक गलती क्या हुई। वो एक पंक्ति, वो एक बात आपसे कह के जाना चाहता हूं कि हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर कहीं ना कहीं बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये समाज बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, ना बेटियां फांसी पे झुलाई जाएंगी, ना बेटियां ससुराल में जलाई जाएंगी, बेटियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, बेटियां भी इस देश में गोल्ड मेडल लेके आएंगी। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं भाई साहब, बहुत सीधा और सच्ची सी बात, श्रद्धा के 35 टुकड़े मिले भाई साहब। रघुराज जी 4 पंक्तियां दे के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूं। मैं अपनी इन बच्चियों को समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे को किसको चुनना है और क्या चुन लेते हो। एक प्रेम जाल दिखाया जाता है। श्रद्धा नाम की बेटी के 35 टुकड़े मिले फ्रिज के अंदर, तब ये 4 पंक्तियां मेरी कलम से निकली। और ये 4 पंक्तियां अगर आपका हो तो अंत तक बैठे हुए एक एक व्यक्ति की ताली मिले मुझे। मैं इन बेटियों को वो 4 पंक्तियां देके जाना चाहता हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। बेटा सुन बेटा, ये पंक्ति है तुम्हारे लिए, या आप अपने घर में अपनी बच्चियों को सुनाने ये 4 पंक्तियां, क्योंकि कवि ने तब लिखी जब इस देश का समाज नीचे की ओर घटित होता हुआ दिखाई दिया। तब बोलता हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, मेरी 4 पंक्तियां याद रखना तुम सदा, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद।